हेलो गाइस, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है या आपको लग रहा है इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या आपको डीप नॉलेज मिल रही है, तो दोस्तों चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस चैनल को फैला दीजिए। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ तीन टॉपिक में से जो सबसे थर्ड वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में से, जिसका नाम है स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट। और आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्ट इस वीडियो में आया है और ये कंसेप्ट लेने के लिए, स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि वीडियो के टाइटल में आपने जरूर इस कंसेप्ट का नाम देखा होगा, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो की स्क्रीन पर जो टाइम दिख रहा है आप डायरेक्ट वहां पर स्किप कर दीजिए और बाकी बच्चे मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो हमने इसका कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इसकी थ्योरी। बाकी ये तो रहा हमारा मेन कंसेप्ट। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले क्लास का थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे 3 दिन या 4 दिन बाद इस लेक्चर को ले रहे होंगे, तो एक बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जीडीपी और नेशनल इनकम हमें एक ही मानकर चलना है, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वैसे भी अगर मैं कोई क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं जहां पर फर्म और हाउस होल्ड है, तो वहां पर जीडीपी और नेशनल इनकम एक ही होते हैं। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको आगे जाकर पूरा का पूरा बता दूंगा। तो मैंने आपको देखिए जीडीपी के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था जीडीपी क्या है ये मत पूछिए, पहले पूछिए कि जीडीपी क्यों है। जब हमने जाना कि जीडीपी क्यों है, तो आपने देखा कि अलग अलग इकोनॉमी को अगर आपको उनकी ग्रोथ को कंपेयर करना है अलग अलग इकोनॉमी की, तो जीडीपी एक बेस्ट इंडिकेटर देखा जाता है। तो उसके बाद हमने ये जाना कि जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है, तो आपने देखा कि किसी भी कंट्री में होने वाले प्रोडक्शन को हम जीडीपी बोल देते हैं। जीडीपी एक दिन की निकाल सकते हो, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आप एक दिन की निकालो, 6 महीने की निकालो, एक साल की निकाल सकते हो। यानी अगर एक साल की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो एक साल के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में। और देखिए, मैंने आपको यह भी बोला था अगर किसी कंट्री में जीडीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही होगी, क्योंकि जीडीपी का बढ़ना यानी प्रोडक्शन का बढ़ना यानी उस इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है। और जिस इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री के लोगों की मैक्सिमम डिमांड जरूर सेटिस्फाई हो रही होंगी। उसके बाद हमने जाना कि जो वांट्स होती हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वांट्स को ज्यादा से ज्यादा यहां पर सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हैं, तो हमने फिर बात करी थी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। सारी की सारी हम वांट सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फिर हमने बात करी कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। वैसे तो हर एक चीज, बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो जिनका ये सब्जेक्ट है, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बोला है कि रिसोर्स जो ब्रॉडली होंगे वो 4 टाइप्स के होंगे। इन रिसोर्सेज के बेसिस में आपकी स्टडी होने वाली है आगे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिनको आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। पहला रिसोर्स हो गया लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 रिसोर्सेज हैं जो देखिए इनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी दी है क्योंकि किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन होता है तो ये 4 चीजें आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेंगी। इसीलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है और इनको प्राइमरी रिसोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजें जरूर चाहिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा कि एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट था जो इंपॉर्टेंट था। हालांकि उसके फेजेस हम आज पढ़ेंगे। और मैंने देखे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या बताया था, मैंने बोला था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यह देखने को मिलता है कि जो मनी होती है पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। आज जो पैसा आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी के और के पास है, उसके बाद किसी और के पास है, एक ना एक दिन वो पैसा आपके पास वापस जरूर आ जाता है। तो मनी जो है वो पूरा सर्कुलेट होता है। ये हमने उसका एक कंक्लूजन देखा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने बोला था वैसे तो एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। फर्म हो गया, हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, फॉरेन सेक्टर हो गया। लेकिन आपकी सीबीएसई ने बोला है कि अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है तो आप 12th वालों के लिए सिर्फ 2 ही सेक्टर को देखा जाएगा।
जिसमें एक फर्म है, दूसरा हाउस होल्ड है। तो हमने देखा कि जो हाउस होल्ड होते हैं, जिनको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं किसको, फर्म्स को, और फर्म क्या करती है, बदले में इनको फैक्टर पेमेंट करती है। किस रूप में, रेंट हो गया, कैपिटल पे लैंड पे रेंट देती है, लेबर पे वेजेस देती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, और जो एंटरप्रेन्योरल स्किल दी है उसके बदले प्रॉफिट देती है। ये हमने देखा। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, और अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको फैक्टर इनकम बोली जाती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रोडक्शन यूनिट और फर्म यहां पर एक ही चीज है। कोई भी चाहे एक मोमोस वाला क्यों ना हो, उसको भी यहां पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन यूनिट बोला जाता है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास हम इससे आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर भी आपको वहां पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये 6 और 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे अगर इससे कम मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा इसी को ही शॉर्ट करके लिख देना है, लेकिन अगर 6 मार्क्स में आ गया तो ये पूरा का पूरा लिख देना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इन एन इकोनॉमी वेरियस सेक्टर्स एज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर वर्क साइमल्टेनियसली। मैंने चारों सेक्टर का नाम लिखा है, क्योंकि वैसे तो प्रैक्टिकल दुनिया में तो चारों सेक्टर होते हैं, ठीक है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझने के लिए 2 सेक्टर को ही लेना है। फिर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड डेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग दिस सेक्टर। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फ्लो दिख रहा है यहां पर, किसका, एक्सपेंडिचर का, इनकम का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, फिर क्या लिखा है, सच कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, अगर आपको लैंग्वेज लग रहा है कि यार थोड़ा सा वैसी है, तो आप खुद भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान में रखना, इन टर्म्स को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है कि आपको डिट्टो लैंग्वेज लिखनी है। फिर उसके बाद देखो आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, डायग्राम जरूर बनाना, बड़े नंबर का क्वेश्चन हो या छोटे नंबर का, 3 नंबर का भी हो। तो क्या लिखा है, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको वही डायग्राम देखने को मिल रहा है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, बदले में उनको हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है, बदले में उनको रेंट यानी फैक्टर पेमेंट मिल रही है। फिर वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, वो आप बना सकते हो। फिर उसके नीचे मैंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप कर देना। क्या लिखा हुआ है देखिए, द हाउस होल्ड सेक्टर provides factor services in the form of land, labor, capital to the firm। आप एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है in return of the factor service provided they receive factor payment from the firm in the form of rent, wages, interest and profit। फिर लिखा है with income received household incur consumption expenditure on the goods and services provided to them by the firm। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बोला है वही यहां पर लिखा, आप एक बार इसको आराम से पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि एक कंसेप्ट और रहता है आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से, फिर उसकी मैं आपको थ्योरी लिखा दूंगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आप लिख लेना है जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, आप एसएस ले लो, फिर इसको नोट कर लेना। ध्यान से देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए 2 टाइप के फ्लो आपको देखने को मिलेंगे, एक मनी फ्लो है और एक रियल फ्लो है, जो मैंने आपको बोला था। अगर आप सिर्फ देखो, यहां पर देखो और यहां पर देखो, सिर्फ अगर आप मनी के फ्लो को देखोगे तो इधर भी मनी घूम रही है और इधर को फिर इधर से मनी घूम रही है। सिर्फ अगर मनी का सर्कल देखोगे तो वो आपको दिख रहा है, तो जो मनी का है सिर्फ उसको मनी फ्लो बोला जाता है। और उसके अलावा ध्यान से देखो, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी मनी फ्लो हो गया एक, तो है ना, क्योंकि ये जहां जहां आपको मनी दिख रही है वो मनी फ्लो हो गया। और उसके अलावा मनी के अलावा अगर कुछ भी यहां आपको दिख रहा है तो वो रियल फ्लो दिख रहा है, जो मनी की फॉर्म में नहीं है, तो ये फ्लो जो घूम रहा है ये रियल फ्लो हो गया। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सही ईमानदारी से बताना। मुझे ये बताओ, सबसे अच्छा फ्लो
जो सही मायने में किसी इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाता हो, वो कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो है या रियल फ्लो है? आप लोगों में से कई लोग मनी फ्लो बोल रहे होंगे, कई लोग रियल फ्लो बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं, रियल फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे मेन बात थी वो तो गुड्स एंड सर्विसेज की थी, और इधर से फैक्टर सर्विस देंगे तो इधर से गुड्स एंड सर्विस मिलेगा, यानी लोग काम करेंगे तभी तो चीजें बनकर मिलेंगी। ये मेन चीज है। पैसा तो सिर्फ क्या है, चीजों को एक्सचेंज करने के लिए पैसा आया है। जब पहले टाइम में पैसा नहीं था तो उस टाइम तो बार्टर सिस्टम चलता था। और देखिए दूसरी बात, अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा फ्लो करती हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा यानी मनी सर्कुलेट करता है, जरूरी नहीं है वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी, हो सकता है चीजें महंगी हो गई, तो मान लो 10 kg है, सपोज 10 kg का गुड्स बना, लेकिन पिछले साल ये 100 रुपए का था, इस साल क्या हुआ, यही जो चीज है वो 1000 रुपए की हो गई, तो मनी फ्लो तो आपको लगभग 1000 रुपए का दिखेगा। और लेकिन जो गुड है, मान लो वो 10 kg है, तो 10 kg पिछले साल 100 रुपए का था, इस साल 10 kg 1000 रुपए का है, तो मनी फ्लो आपको ज्यादा अमाउंट में दिख रहा होगा, जबकि रियल फ्लो उतना ही है। तो सही मायने में तो ये इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। ये महंगाई की वजह से भी आपको मनी फ्लो ज्यादा दिख सकता है, इसीलिए मनी फ्लो सिर्फ नाम का फ्लो है। क्या है मनी फ्लो? क्या है? सिर्फ नाम का फ्लो है। और कोई भी फ्लो अगर नाम का फ्लो होता है उसको नॉमिनल फ्लो हम बोलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस में आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको आपको लिख लेना है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बेसिस में देखो मीनिंग लिखा है, काइंड ऑफ एक्सचेंज लिखा है, अल्टरनेटिव नेम लिखा हुआ है। ध्यान से अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो रियल फ्लो और मनी फ्लो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, मनी फ्लो में। फिर लिखा है काइंड ऑफ एक्सचेंज। देखिए रियल फ्लो में कौन से टाइप का एक्सचेंज है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज। देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलो, कोई दिक्कत इसमें रियल फ्लो में। और अगर मनी फ्लो की बात करें, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। सिर्फ मनी का एक्सचेंज यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी जो एक्सचेंज हो रहा है, घूम रहा है जो, वो क्या है, मनी है। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है फिर क्या लिखा हुआ, अल्टरनेटिव नेम, यानी और कौन सा नाम है। देखिए मनी फ्लो जो है वो नाम का फ्लो है। आपको पता चल रहा है मनी फ्लो क्या है, सिर्फ एक दिखावा है, नाम का फ्लो है। कोई भी चीज नाम का होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब सिर्फ नाम का फ्लो है। ठीक है, तो इसीलिए मनी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो भी इसका नाम है मनी फ्लो का। नॉमिनल फ्लो मतलब नाम का फ्लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगर रियल फ्लो की बात करें तो रियल फ्लो का हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। ये इनके निकनेम हो गए। जैसे आप लोग के घर में अलग नाम होते हैं, स्कूल में अलग नाम होता है, आपके दोस्तों ने आपको अलग नाम दे रखे हैं, तो आप लोगों के इतने सारे नाम होते हैं, क्या इनके 2 नाम नहीं हो सकते ना, तो इनके निकनेम है। तो दोस्तों कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की। और दोस्तों आप देखिए एक नया कंसेप्ट आपके सामने है, ध्यान से देखो। एक नया क्वेश्चन है, 1 नंबर का वैसे क्वेश्चन है, इतना कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, आसान है, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर इसका पूछा जा सकता है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो पैसा घूम रहा है, ये 2000 जो है ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं फैक्टर पेमेंट के नाम से हाउस होल्ड के पास, फिर हाउस होल्ड इनको क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो 3 फेजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से फेजेस हैं, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। अब मैं इनको बताता हूं। देखिए अगर सबसे नंबर 1 पे जो सबसे पहला फेज अगर मैं बोलूं, वो कौन सा फेज होगा, वो प्रोडक्शन फेज होगा। क्योंकि इनकम तभी होगी अगर प्रोडक्शन होगा। पहले तो ये मानिए इनकम ये जो है, ये प्रोडक्शन फेज क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम जो हो रही है वो कहां से हो रही है, प्रोडक्शन की वजह से हो रही है। देखो आज भी आप देखो, आज भारत में क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। भारत में देखो प्रोडक्शन नहीं हो रही तो कई लोग क्या हो रहे हैं, कई लोगों को इनकम नहीं मिल रही। लेकिन अगर प्रोडक्शन होती तो इनकम होती, है ना। तो प्रोडक्शन होने से ही इनकम जनरेट होती है, इसीलिए प्रोडक्शन जहां पर भी होती है उसको इनकम का यानी जनरेशन फेज भी बोला जाता है। जो प्रोडक्शन फेज है उसको जनरेशन फेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसी प्रोडक्शन फेज पर इनकम भी जनरेट होती है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बस तो प्रोडक्शन फेज क्या है, सबसे पहला फेज है जिसको जनरेशन फेज भी बोलते हैं। जैसे कि आज के टाइम में भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो लोगों की इनकम नहीं मिल रही, लेकिन अगर प्रोडक्शन होती है देश में तो इनकम भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्शन फेज हो गया। दूसरा फेज देखो क्या हुआ, दूसरा फेज है ये पैसा इनके पास जब आता है, यानी इनकम जो जनरेट होती है वो
इनके पास आ रही है, किस रूप में आ रही है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट के रूप में। तो इसीलिए दूसरा फेज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसलिए बोला जा रहा है जो इनकम जनरेट हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। किसके ऊपर, अलग अलग तरीके से किसके पास चले गई, हाउस होल्ड के पास। फिर उसके बाद देखिए हाउस होल्ड क्या करेगा, इस पैसे को खर्च कर देगा, किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या करेगा, इस पैसे को क्या करेगा, खर्च कर देगा, यानी डिस्पोज कर देगा। डिस्पोज का मतलब ही होता है खत्म कर देना, ठीक है। तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम जो हो गया वो थर्ड फेज हो गया, इसीलिए डिस्पोजिशन फेज हो गया। पहला फेज प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो फेज है ये तीनों फेज घूमते रहेंगे। पहले प्रोडक्शन फेज से इनकम जनरेट होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, फिर उसके बाद जो फेज आएगा वो डिस्पोजिशन फेज आएगा, फिर दोबारा से प्रोडक्शन, ये घूमता रहेगा जो सर्कल है। बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, बाकी ये आप लोग पढ़ लेना और इसको नोट कर लो। इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, इसमें बस आपसे पूछा जाएगा कि 3 फेजेस बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है, बस ये चीज ध्यान रखना। प्रोडक्शन फेज का नाम अब जनरेशन फेज जरूर याद रखना, क्योंकि प्रोडक्शन होती है देश में तभी इनकम का जनरेशन होता है। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखो एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, जो आपको बाद में काम आएगा, बाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको अभी क्लियर कर देता हूं ताकि बाद में आपको इजी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, अगर नहीं सुना तो आज हम देख लेते हैं। देखो मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में कुछ बताया था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें मैंने बोला था वहां पर उस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुई है, लेकिन इस प्रोडक्शन की मनी वैल्यू बस हमें पता नहीं है। इनकम तो जनरेट हो गई, इनकम का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है इनकम, क्योंकि प्रोडक्शन होगी तभी तो इनकम होगी। ये यहां पर मेन फंडामेंटल है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसकी जो प्रोडक्शन हुई है कितनी इसकी मनी वैल्यू थी। तो हमने देखा कि लोगों ने जितना खर्चा किया, लोगों ने टोटल मिलाकर, राम श्याम मोहन सब ने मिलाकर कितने का खर्चा किया था, याद है आपको, 2000 का। तो फिर हमने बोला कि यार जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसकी मनी में जो वैल्यू है, मनी में जो वैल्यू है वो कितनी है, 2000 है, ये हमने देखा। फिर ये 2000 जो है वो फर्म ने क्या किया, फर्म के पास तो आ गया, फिर फर्म ने इसको वापस बांट दिया किस पर, हाउस होल्ड पर। यानी जो भी काम किया जाता है वो तो प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, चाहे खर्चा किया जा रहा है चाहे कुछ भी किया जा रहा है। तो 2000 वापस किसको बढ़ गया, हाउस होल्ड कर, हाउस होल्ड को, किस रूप में, फैक्टर पेमेंट में। इतना आपको समझ आया, बोलो। ये 2000 बट गया किसको, हाउस होल्ड को। अब ध्यान से देखो, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो एक ही बारी ये सर्कल चला है, क्योंकि आप हाउस होल्ड के पास आ गए तो फिर ये खर्चा करेगा, फिर घूमेगा, फिर खर्चा करेगा, ऐसा होता है ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये सर्कल एक ही बार घुमाए सपोज, और मैंने इसको यहीं पर रोक दिया। अब मैंने पूछा कि दोस्तों बताओ इतनी बड़ी इकोनॉमी में कितने की इनकम जनरेट हुई है, कितने की नेशनल इनकम बनी है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बस इतना बताया है अभी तक कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन एक क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड और फर्म हो, बाकी गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर ना हो, तो वहां पर नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही रहेंगे, ये याद रखना। वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अब लेकिन मेरे को ये बताओ कि इनकम, नेशनल इनकम कितनी होगी इस इकोनॉमी में अगर एक ही सर्कल चलता है तो ऑब्वियस सी बात है 2000 की, है ना। क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी मनी वैल्यू निकाल लो तो वही क्या हो जाएगी, वही जीडीपी हो जाएगी, वही नेशनल इनकम हो जाएगी। अब एक तरीका तो यह है नेशनल इनकम को देखने का या जीडीपी को निकालना कि भारत के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है, और ऐसे ही निकाला जाता है। अगर भारत की जीडीपी पता करनी है, भारत की नेशनल इनकम, तो उस चीज को देखना ध्यान से, क्योंकि मैं 2 सेक्टर को एज्यूम कर रहा हूं यहां पर अभी फिलहाल, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात रख रहा हूं। तो जीडीपी की बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी जीडीपी होगी तो वो कैसे पता चलेगी, भारत के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी मनी वैल्यू निकाल लो। यानी भारत के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ उसकी मनी वैल्यू निकाल लोगे तो वो जीडीपी है। अगर ये सर्कल एक और बार घूमता तो प्रोडक्शन कितने का हो जाता, 4000 का होता, तो फिर जीडीपी आपकी 4000 की होती। लेकिन एक और सर्कल घूमेगा तो 6000 हो जाएगा सपोज, तो जीडीपी 6000 हो जाएगी, ठीक है। तो हम तो एक ही मान के चल रहे हैं फिलहाल, तो 2000 का मान लो जीडीपी हो गई या 2000 की नेशनल इनकम हो गई। इतना तो आपको समझ आ रहा है। चलो एक तो हमने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीडीपी या नेशनल इनकम। और कौन सा तरीका है बता सकते हो आप मेरे को? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सारे लोगों की इनकम को काउंट कर लूं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो किसको मिल रही है, आप सभी, हम सभी के घर वालों को मिलता है। तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। जो भी इनकम जनरेट हो रही है, लोगों को मिल रहा है, जो भी पैसा ऐसा मिल रहा है इनकम, उसको अगर हम ऐड कर ले सबका, तो वो भी क्या निकलेगा, 2000 निकलेगा, है ना। तो ये भी तो हो गया एक तरीके से
कि 2000 यहां से भी निकल सकता है अगर लोगों की इनकम को ऐड कर लिया जाए। और क्या है तीसरा तरीका, एक और है, भारत के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है उसको गिन लो, यानी राम श्याम मोहन ने जो भी खर्चा किया है उनको टोटल कर लो, तब भी 2000 निकलेगा। यानी चाहे इससे पता कर लो, प्रोडक्शन की वैल्यू पता कर लो, या लोगों को कितना पैसा मिला है उनको गिन लो, या कितना लोगों ने खर्चा किया है उस इकोनॉमी में एक साल के अंदर, या जो भी टाइम पीरियड आपको दे रखा होगा उनको ऐड कर लो, तो भी क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम या जीडीपी। तो यहां पर नेशनल इनकम या जीडीपी को निकालने के 3 मेथड हुए। एक तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन मेथड, दूसरा मेथड हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं हम इनकम मेथड, तीसरा मेथड ये हो गया, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप जब आगे जाओगे तो आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें 3 मेथड आपको नेशनल इनकम के काउंट करने के लिए मिलेंगे, चाहे नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए या जीडीपी को काउंट करने के लिए। 3 मेथड, एक मेथड होगा आपका प्रोडक्शन मेथड, दूसरा मेथड होगा आपका इनकम मेथड, और तीसरा मेथड होगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो फ्लो बन रहा है इसी की वजह से 3 मेथड आते हैं, और तीनों मेथड से आपका आंसर एक जैसा होगा। अब ध्यान से एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता दूं, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों मेथड से एक जैसा आए, क्योंकि भैया प्रैक्टिकल लाइफ ही है ना, हर चीज यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। कोई लोग पैसा छुपा के रखते हैं, कोई ब्लैक मनी के रूप में रखते हैं, तो ब्लैक मनी तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलती होगी, है ना। तो इसीलिए तीनों मेथड अगर गवर्नमेंट यूज करती है तो गवर्नमेंट को अलग अलग मिलता है डेटा, ठीक। लेकिन किताबों की अगर बात करें तो किताबों में तो तीनों मेथड से एक ही आंसर आपका निकलेगा। तो आप आगे भी जाओगे, 3 मेथड दे रखे होंगे आपको, बहुत सारे डेटा दे रखे होंगे, 3 मेथड आप अप्लाई करोगे तो तीनों से आंसर एक जैसा आएगा। ये मेथड हमको सीखने हैं, 6 नंबर के न्यूमेरिकल इसमें देखने को मिलेंगे। बस मेरे को आपको इतना बताना था कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, इसी की वजह से 3 मेथड यहां पर देखने को मिलते हैं नेशनल इनकम के काउंट करने को। तो वैसे ये बात का टॉपिक है, जब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बस ये बताया है कि 3 मेथड है, ये ध्यान रखना। बस समझ आया आप लोगों को? जी सर। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं थोड़ा सा, फिर हम स्टॉक वर्सेस फ्लो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट होगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही होते हैं अगर क्लोज्ड इकोनॉमी हो, और हमने एज्यूम भी कर लिया था। लेकिन मैं आप थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूं, बाकी का जो ब्रॉडली डिफरेंस होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से देखना। मैं आपको बताता हूं नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क। मान लो ये इंडिया है, सपोज ये इंडिया है, और ये इंडिया के बाहर की कंट्रीज हैं, इधर जितना एरिया आपको फालतू दिख रहा है वो मान लो इंडिया के बाहर की कंट्रीज हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये इंडिया है, ये इंडिया के बाहर की कंट्रीज हैं। अब ध्यान से देखना, जीडीपी का मतलब होता है भारत के अंदर जो भी इनकम जनरेट हुई है वो जीडीपी है। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर जो भी इनकम जनरेट हुई है वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वर्ड ही आ रहा है इसके अंदर डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी भारत के अंदर जो भी इनकम जनरेट हुई है। लेकिन अगर मैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन पे जाऊंगा तो वहां पर यह लिखा है कि भारतीयों द्वारा जो भी इनकम जनरेट हुई है, भारतीयों द्वारा, नेशनल वर्ड है, यानी भारत के लोगों द्वारा जो भी पैसा जनरेट हुआ है उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने अभी भी इसको समझ लिया तो आप लोग इंटेलिजेंट हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्लियर करके, तो आपको देखना समझ आता है या नहीं आता। अगर समझ आ गया तो बच्चों आप लोग इंटेलिजेंट हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूं, आगे जाके तो बहुत कुछ समझ आएगा, क्योंकि इसलिए आगे जाके बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वहां पर समझाऊंगा सही से। देखो मान लो भारत के अंदर सपोज यहां पर 700 रुपए की इनकम कमाई है किसी ने, ठीक, और लेकिन भारत का ही एक बंदा बाहर काम करता है, होते हैं ना, आपने देखा होगा भारत के जो लोग होते हैं बाहर काम करते हैं। तो यहां पर इसने 300 रुपए कमाए हैं बाहर, ये भारत का बंदा है, कोई बाहर काम कर रहा है, इस तरीके से देखना। मैं बहुत सिंपल भाषा में कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम ऐसा चल रहा है जैसे कि हमें कुछ नहीं पता, जितना मैंने समझाया है बस उतना ही हमें पता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुनना, अगर भारत के लोग बाहर काम कर सकते हैं तो बाहर के लोग भी तो भारत में आकर काम कर सकते हैं, करते भी, आपने देखा होगा फॉरेनर यहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो बाहर के लोग यहाँ पर आकर मान लो 200 रुपए कमा रहे हैं, कोई फॉरेनर आ रखा है वो यहाँ पर 200 रुपए कमा रहा है। अब आपसे अगर मैं पूछूं इतने में कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, मैं बहुत ही अभी सिंपल सा एग्जांपल दिया है, वैसे तो बहुत सारे इसके अंदर और भी कंसेप्ट हैं, कुछ एक्सेप्शन है, बट मैंने उन चीजों को साइड रखकर आपके सामने नॉर्मल क्वेश्चन रखा हुआ है, ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग खुले, और कुछ नहीं, इन दोनों को लेकर।
अब देखो ध्यान से, जीडीपी का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि भारत के अंदर जो भी पैसा जनरेट हुआ है, चाहे भारत के लोगों ने कमाया हो चाहे विदेश के लोगों ने कमाया हो, भारत के अंदर, तो बताइए भारत के अंदर कितना पैसा जनरेट हुआ है? 700, 800 और 900, यानी जीडीपी जो हो गई वो 900 हो गई। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसके अंदर एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो 700 और कितना हो गया? 900। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या बोला था मैंने? भारत के लोगों द्वारा, पूरे भारत के लोगों द्वारा जो भी इनकम कमाई गई है, भारत के लोगों द्वारा। आप ध्यान से देखना, भारत के लोगों द्वारा कौन कौन सी इनकम कमाई गई है। ये वाला, ये देखो, ये तो फॉरेनर ने कमाई थी। ये जो इनकम कमाई है किसने कमाई है? फॉरेनर ने, क्योंकि वो यहां काम कर रहा है। क्या ये भारत का है कोई? नहीं, ठीक है। तो भारत के कौन से हैं फिर? ये भारत का होगा, है ना, तो ये भारत का नहीं है, तो ये इंडिया का, एक तो ये हो गया और एक इंडिया का ये बंदा हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 700 प्लस 300, 700 प्लस 300, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में भारत के लोगों ने जो भी इनकम कमाई है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। तो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, टोटल कितना हो गया? 1000 रुपए। लेकिन अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी कहते हैं जो भारत के अंदर कमाया गया है वो पैसा, चाहे वो बाहर के लोगों ने कमाया हो चाहे वो भारत के अंदर के लोगों ने कमाया हो, वो मैटर नहीं करता, बस भारत के अंदर होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमसे भारत के लोगों को देखा जाए कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कितना पैसा कमाया है, तो ये हो गया और ये हो गया, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए। तो टोटल कितना हो गया? 1000 रुपए। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है, आपको थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो इसमें कुछ, अगर किसी बच्चे ने आगे पढ़ा है तो कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन यहां देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक कुछ ऐसा एम्बेसी वाला एरिया हो जाता है, जैसे चाइना की एम्बेसी यहां होती है, यहां पर जो इनकम कमाई गई होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं ये बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करना चाहता, मैं तो इस तरीके से मान रहा हूं कि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो एक्सेप्शन जो होंगे उनको तो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके किसी कंसेप्ट के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को समझ आता है। अब हम अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो अब हम डिफरेंस देख रहे हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो में, और ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और 1-1 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी तरीके से मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट तो है ये क्वेश्चन। अब इसको समझाने के लिए मुझे पहले कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछनी पड़ेंगी, तो जाकर आगे बात बनेगी, इस कंसेप्ट को आप समझ पाओगे। देखिए, आप लोगों ने कभी वेरिएबल्स सुना है? वेरिएबल्स 11th में सुना होगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी चीज जो मेजरेबल है, जो मेजरेबल है इन क्वांटिटी, कोई भी चीज जो मेजर की जा सकती हो, किसमें? इन क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां बोल रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर से, यानी कोई भी चीज जो नंबर में मेजर की जाती हो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और साथ ही साथ देखिए, वेरिएबल्स का मतलब और क्या होता है? चेंजेस। तो कोई भी चीज जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हो और साथ ही साथ वो चेंज भी होते रहती हो, चेंज भी उसमें हो सकता है, और मेन, सबसे मेन चीज है वो नंबर में मेजर की जा सकती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। नंबर वाला सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी मेजरेबल इन क्वांटिटी, और चेंजेस भी उसमें देखने को मिलते हैं। 98% केसेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको वेरिएबल्स में, ये चीज ध्यान रखना। अब ऐसी क्या चीजें होती हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बताइए, क्या प्रॉफिट जो है वो वेरिएबल है? सर, चेंज भी होता है प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम सेल होगी तो कम प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट देखिए नंबर में भी मेजर किया जाता है ना, इतने रुपीस का प्रॉफिट है, इतने रुपीस का, तो प्रॉफिट एक वेरिएबल हो गया। और बात करते हैं, क्या ध्यान से सुनना, क्या इन्वेस्टमेंट एक वेरिएबल है? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वेरिएबल है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे मेन चीज है, नंबर में तो मेजर किया जा सकता है कि कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, और साथ ही साथ इसको आप नंबर में मेजर तो कर ले रहे हो, लेकिन ये चेंज भी होते रहती है। अब देखो, भारत की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होते रहती है, आप लोग भी जो इन्वेस्टमेंट करते हो चेंज होते रहती है, यानी नंबर है तो वो चेंज होता रहेगा, ये भी वेरिएबल हो गया। और अगर मैं और बात करूं, भारत की पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन देखिए नंबर में मेजर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। क्या इनमें चेंज होता रहता है? बिल्कुल होता है। तो पॉपुलेशन जो हो गई वो भी क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। सर कुछ ऐसा एग्जांपल दो ना जो वेरिएबल ना हो, जो चेंज होता हो। जो आपके हेयर का कलर है, जो हम लोगों के जो बालों का कलर होता है, वो भी तो टाइम के हिसाब से क्या होता है? चेंज होता है। देखा ना आपने, चेंज होता है। तो क्या वो जो कलर में चेंज हुआ उसको आप नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या नंबर में वो मेजरेबल है? सर नहीं है। तो वो जो कलर का चेंज होना है वो क्या है आपका? वो वेरिएबल नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि वो नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता। चेंज हो रहा है लेकिन नंबर में मेजर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो वेरिएबल नहीं है। तो मुझे लगता है आपको वेरिएबल का मतलब तो समझ आ गया। अब देखो ध्यान से, जो इकोनॉमिक्स होती है ना दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स होती है, तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे वेरिएबल का यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने? जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल का यूज किया जाता है, और उसमें से कुछ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? कुछ वेरिएबल को, ध्यान से सुनना, उसमें से कुछ वेरिएबल को हम स्टॉक बोलते हैं और कुछ को हम फ्लो बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल होते हैं वो कौन से वेरिएबल हैं, ये भी हम पूछ लेते हैं जरा आप लोगों से, जरा पता तो चले आप लोगों को कितनी नॉलेज है। इकोनॉमिक्स में आपने एक टर्म सुना होगा, डिमांड। एक वर्ड सुना है ना आपने, डिमांड। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल सुना है। अच्छा, डिमांड एक वेरिएबल है या नहीं है? सर डिमांड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सर एक तो ये यूनिट्स में यानी नंबर में मेजर किया जा सकता है, जैसे 200 kg आपने पढ़ा। बिल्कुल। क्या डिमांड चेंज होते रहती है? बिल्कुल सर। तो डिमांड जो है आपकी वो एक वेरिएबल है। सप्लाई वर्ड भी सुना है ना आपने 11th क्लास में? बिल्कुल सर। क्या सप्लाई एक वेरिएबल है? बिल्कुल। तो सप्लाई जैसे कि 300 kg की है ना, तो 300 नंबर में तो मेजर हो रही है, साथ ही साथ सप्लाई चेंज भी होते रहती है। मेन चीज है नंबर में मेजर हो रही है नहीं हो रही, तो नंबर में मेजर हो रही है तो सप्लाई जो हो जाएगी वो क्या है? सप्लाई आपका वेरिएबल है। सबसे मेन चीज यहां पर नंबर में मेजर होना है। ठीक है, और बात करते हैं। अच्छा मैं बात करता हूं यहां पर और क्या पढ़ा आपने? हाँ, यहां पर एक जीडीपी का भी तो कंसेप्ट पढ़ा आपने, है ना? जीडीपी या नेशनल इनकम। तो मेरे को बताओ, नेशनल इनकम या जीडीपी क्या नंबर में मेजर हो सकता है? क्या ये वेरिएबल है? सर नंबर में मेजरेबल है। बिल्कुल सर। ये चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि एक साल की जीडीपी कुछ और होती है, अगले साल कुछ और, नेशनल इनकम कुछ और हो जाती है, फिर कुछ और हो जाती है। तो जो ये जीडीपी या नेशनल इनकम है ये भी क्या है? आपके वेरिएबल है। तो बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, और बातें कर लेते हैं, ये भी वेरिएबल है। अच्छा, प्रोडक्शन जो होती है वो क्या वेरिएबल है? सर बिल्कुल वेरिएबल है, क्योंकि प्रोडक्शन भी जैसे 1000 kg की प्रोडक्शन हो गई, नंबर में तो मेजर की जाएगी, और प्रोडक्शन भी चेंज होते रहती है। जैसे डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? प्रोडक्शन कम या ज्यादा होते रहती है। तो ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स में भी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसमें से कुछ वेरिएबल आपके स्टॉक हो गए और कुछ वेरिएबल आपके क्या हो गए? फ्लो हो गए। अब स्टॉक कौन से वेरिएबल होते हैं? ध्यान से, स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखते हैं भी क्या है फ्लो कंसेप्ट या फ्लो वेरिएबल। उनको बोला जाता है जो मेजर्ड एट की जगह आप ये लिखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर पीरियड वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। अब मैंने क्या बोला? ध्यान से, स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल हुए, बहुत सारे वेरिएबल में से कुछ स्टॉक होंगे, कुछ फ्लो होंगे। स्टॉक वेरिएबल वो होंगे जो पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर्ड किए जाते हैं। फ्लो वेरिएबल वो हो जाएंगे जो किसी पर्टिकुलर पीरियड या ओवर या पीरियड है, किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या हो रहे हैं? मेजर किए जा रहे हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर आप बोल क्या रहे हो? पर्टिकुलर पॉइंट या ओवर अ पीरियड? सर ये समझ नहीं आया हमें। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पर्टिकुलर पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, तब आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किताबों से हटकर बिल्कुल एक प्रैक्टिकल टाइप का एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं
जैसे मान लो यहां से लेकर यहां का जो गैप दिख रहा है आपको इन दो उंगलियों के बीच का, ये हो गया एक पीरियड। पीरियड वो होता है जिसका शुरू और अंत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। समझ रहे हो ना आप इस चीज को, बिल्कुल। और अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, सिर्फ यहां की बात करता हूं, तो इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं। जैसे इस फिंगर का ये जो पॉइंट हो गया एकदम यहां पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, और इधर का भी पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। और अगर गैप की बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यानी पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, शुरू और अंत होता है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट में कोई शुरू और अंत नहीं होता। सर थोड़ा और, क्योंकि सर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और क्लियर करिए। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, शायद इससे आपको क्लियर हो जाए। मान लो एक कैमरा है मेरे पास, मैंने आपकी एक फोटो जो है वो कैप्चर कर ली तुरंत, एक ये काम किया मैंने, और एक मैंने आपकी वीडियो बनाई 4 मिनट की, 4 मिनट की मैंने आपकी एक क्लिप बना ली वीडियो, ठीक है। अब इनमें से देखिए वीडियो का टाइम देखिए, वीडियो 0 से लेकर 4 मिनट तक, यानी यहां से लेकर यहां 4 मिनट का उसमें एक टाइम पीरियड है, 0 से लेकर 4 मिनट तक। समझ रहे हो आप लोग, यानी ये टाइम पीरियड हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं फोटो की, तो फोटो में जो टाइम लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 7 यानी 7 PM पे खींची गई है, तो वो टाइम साफ साफ उसमें लिखा हुआ है फोटो पे। अब जो फोटो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्योंकि ना उसका शुरू है ना अंत है, वो एग्जैक्ट एक पॉइंट पर खींची गई है। आप ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, 7:22 पर, तो एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फोटो क्या की गई है, कैप्चर की गई है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो में टाइम है 4 मिनट का, तो ये टाइम पीरियड हो गया। ये जो हम यहां पर इसको वीडियो को देख तो रहे हैं कि 4 मिनट की है, लेकिन ये जो है 4 मिनट, तो ये पीरियड हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक का, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। समझ आया? बिल्कुल सर, आप तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा हम किताबों की दुनिया में चलते हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए, है ना, आपके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ आए। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा और समझाता हूं मैं, फिर जाके हम कुछ को स्टॉक बोलेंगे और कुछ को हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किए जा रहे हैं, अब तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया है, उनको हम स्टॉक बोल रहे हैं। जो पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर किए जा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो बोल रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो आपका एक बिजनेस है, और बिजनेस के शुरू में आपने 1 लाख रुपए लगा दिए इस बिजनेस में, जिसको आप अकाउंट की या बिजनेस की दुनिया में कैपिटल बोल देते हो डायरेक्टली, कि पैसा जो इन्वेस्ट हो गया है। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, समझ आया? ठीक है, इसको हम कैपिटल बोल रहे हैं फिलहाल। अब ये जो 1 लाख रुपए आपने लगाए हैं, ये पैसा किस लिए लगाया है, ताकि इस पैसे को बिजनेस में यूज किया जाए। यूज किया जाए का मतलब रॉ मटेरियल खरीदा जाए, और उस रॉ मटेरियल से क्या किया जाएगा, फिनिश गुड बनाकर उसको महंगे पर बेचा जाएगा। तो डेली यही काम होगा, कच्चा माल खरीदा जाएगा, महंगे पे बेचा जाएगा, प्रॉफिट 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 कमाया जाएगा। तो यहां पर 1 लाख रुपए लगा तो दिए, इसको मैंने क्या बोला, कैपिटल। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला कि कैपिटल है, ये पूंजी है मतलब। अब ये देखो रोज रोज क्या हो रहा होगा, हर एक दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया जाएगा, प्रॉफिट आया जाएगा, आया जाएगा, आया जाएगा, आया जाएगा। कभी 200 रुपए का प्रॉफिट, कभी 300 रुपए का प्रॉफिट, ये आया जा रहा है हर दिन, कुछ ना कुछ हर एक पॉइंट पे प्रॉफिट आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। मान लो ये 1 जैन था, ये 31 दिसंबर है, ये 31 क्या है, दिसंबर है, ये 1 जैन है। तो अब मैंने कहा यार यहां पर जाके ना हमें प्रॉफिट पता कर लेना चाहिए एक साल भर का कितना हुआ। तो यहां पर जब जाकर हमने देखा, तो मैंने पूरे साल भर के प्रॉफिट को गिना, और पता चला वो प्रॉफिट 20,000 का है। कुछ प्रॉफिट यहां पर भी आया होगा, इस पर्टिकुलर डे पे भी प्रॉफिट आया था 100 रुपए का सपोज। तो लेकिन मैंने पूरे साल भर का जब प्रॉफिट देखा, तो मुझे पता चला वो प्रॉफिट कितने का है, 20,000 का है। अब मेरी कैपिटल शुरू में कितनी थी, 1 लाख। अब 1 लाख को लगाकर मैंने इसके अंदर कितना और जनरेट कर दिया, 20,000। अब मेरे को एक चीज बताओगे, मेरे पास पैसा कितना हो गया अब टोटल मिलाकर, 1 लाख। बताओ, 1,20,000। बोलो बच्चों बोलो। सर बिल्कुल समझ आ रहा है, समझ आया आप लोगों को यहाँ पर, बिल्कुल। यानी 1 लाख की अब वो कितने की होगी, 1,20,000 की। अब ध्यान से देखना, इसमें हम समझते हैं। तो कैपिटल आपकी क्या हो गई यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेता हूं,
कैपिटल क्या हो गई आपकी, पहले 1 लाख थी, अब कितनी हो गई, वो 1,20,000। अब ध्यान से देखो इसमें क्या स्टॉक है और क्या फ्लो है, उस चीज को समझना। ये आपका प्रॉफिट है, ध्यान से देखो, ये जो प्रॉफिट है ना दोस्तों, ये प्रॉफिट आपका फ्लो है, ये प्रॉफिट आपका फ्लो कंसेप्ट है। सर कैसे? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया गया है। ये 20,000 सिर्फ इस दिन का नहीं है, ये 20,000 यहां से लेकर यहां तक का है। इस 20,000 को कमाने में एक टाइम पीरियड लगा हुआ है। ये जो डेटा मेरे पास आया है इसका शुरू भी है और इसका अंत भी है, इसीलिए प्रॉफिट यहां पर जो आपको दिख रहा है ये एक फ्लो कंसेप्ट हो गया। बोलिए, प्रॉफिट एक वेरिएबल तो हुआ क्योंकि चेंज होता रहता है, और साथ ही साथ ये एक फ्लो कंसेप्ट हुआ क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, कैपिटल की मैं बात करता हूं। कैपिटल जो थी 1 लाख, ये इस दिन का इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने लगाया होगा, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मैं इसे लगाता हूं तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई शुरू और अंत नहीं है। समझ आया आप लोगों को? अब ध्यान से देखो, ऐसा ही ये जो कैपिटल है, ये अब एग्जैक्ट जैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा यार मेरी कैपिटल कितनी है, तो पता चला मेरे को 1,20,000 हो गई, तो एक उसी तुरंत जाकर अगर हम कैपिटल देखें तो तुरंत जो हमें कैपिटल दिखी वो कितनी दिखी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो दिखी 1,20,000। तो ये वाली ये जो कैपिटल होगी ये तो आपकी हो जाएगी स्टॉक। लेकिन जो चेंजेस दिख रहा है आपको, चेंज यहां से लेकर यहां तक जो टाइम गैप दिख रहा है, उसमें जो मेजर किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। उसको हम प्रॉफिट तो बोल रहे हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का है, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? साथ साथ फ्लो बोल रहे हैं। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको और बारीकी से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, पीरियड जो होता है ना, पीरियड आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, 4 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, और 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है। मतलब समझ आ गया आपको 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो पीरियड तो कितने भी टाइम का हो सकता है, यानी पर आवर का भी हो सकता है, पर डे का भी हो सकता है। अब वो तो चलो समझ आता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूं यहां पर ध्यान से। प्रॉफिट क्या है सर? प्रॉफिट एक फ्लो कंसेप्ट है, अगर एग्जाम में आता है तो। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूं, यहां पर भी तो जो लास्ट दिन है उस दिन भी तो तुरंत करके एक प्रॉफिट आया होगा 100 रुपए का। लास्ट डे पे जो एक तुरंत करके प्रॉफिट आया 100 रुपए का, ये 100 रुपए का प्रॉफिट अगर मैं आपके सामने रखता हूं जो बिल्कुल लास्ट दिन पर था, अब मुझे बताइए ये प्रॉफिट फ्लो है या स्टॉक है? सर ये ना स्टॉक है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का है। जो इस दिन का प्रॉफिट होगा ना दोस्तों, वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट का है, इसीलिए ये प्रॉफिट जो है 100 रुपए वो आपका स्टॉक है। लेकिन अगर मैं बाकी टोटल प्रॉफिट को देखूं 20,000 का, ये आपका फ्लो है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट एक फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है, तो आप एक दुविधा में पड़ जाओगे, आप एक मुश्किल में पड़ जाओगे कि प्रॉफिट को स्टॉक माना जाए या फ्लो माना जाए। तो जनरली उन चीजों को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये चीज डिपेंड किया जाएगा। इस चीज पर निर्भर करता है कि प्रॉफिट जनरली पीरियड के हिसाब से मेजर किया जाता है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है। तो जो प्रॉफिट होता है जनरली ये एक टाइम पीरियड के हिसाब से मेजर किया जाता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको इकोनॉमिस्ट हमारे बोलते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से मेजर करिए, और कुछ चीजों को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करिए। समझ आया? तो जो एक और वैसे भी देखिए, प्रॉफिट किसी एक दिन का प्रॉफिट या एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्रॉफिट निकाल कर तो कोई फायदा भी नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम जनरल वे में जो प्रॉफिट होता है वो 1 साल का हो गया, 6 महीने का हो गया, 1 दिन का भी हो गया, तब भी चल जाएगा, है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट का ये रहा ये प्रॉफिट, इस तरीके से देखना, इसको जनरली अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो जनरली एप्लीकेबल होता है वो 1 साल का, 6 महीने का, मतलब टाइम पीरियड होता है उसका। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे और कुछ एग्जांपल पूछ लेता हूं। पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है, अब मेरे को बताना साफ साफ, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, भारत की जो पॉपुलेशन है ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? क्या आप 1 साल का गिनोगे क्या? 1 साल में इतनी पॉपुलेशन है, 2 साल में इतनी पॉपुलेशन, इस तरीके से गिनते हो क्या? आप पॉपुलेशन को गिनते हो आज के दिन अभी कितनी पॉपुलेशन है।
तो आज के दिन अभी 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 ये एक पर्टिकुलर पॉइंट माना जाता है। तो जो पॉपुलेशन होता है उसको एक साल का, एक दिन का इस तरीके से नहीं देखा जाता। जनरली पॉपुलेशन को एक दिन, मतलब आज के दिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भारत में कितने लोग रहते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जा रहा है। तो ये एक आपका स्टॉक कंसेप्ट हो गया, यानी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप 10 दिन में कितना पॉपुलेशन में चेंज आया है, यानी 10 दिन में कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो वो तो आपका 10 दिन का टाइम आ गया, उसको हम बोल देंगे फ्लो कंसेप्ट। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सपोज यहां पर मान लो आप एक दिन था ये, यहां पर आपने तुरंत देखा भारत की पॉपुलेशन मान लो सपोज 1 लाख है, और यहां पर जाकर आपने देखा भारत की पॉपुलेशन 3 लाख है ईयर के एंड में। तुरंत जाकर देखा, जो आप पर्टिकुलर पॉइंट पर तुरंत जाकर देखते हो, तुरंत उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यार आज कितना है अभी, तो वो 3 लाख था। तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का हो गया, तो स्टॉक हो गया। ये भी इस दिन का हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, तो स्टॉक हो गया। लेकिन अगर आप चेंजेस देखो कि चेंज कितने का हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का, वो हुआ 2 लाख का। ये जो 2 लाख का चेंज इन पॉपुलेशन जो दिख रहा है आपको, ये एक टाइम पीरियड का है, ये यहां से लेकर यहां तक का है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड पर मेजर किया जा रहा है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब तो सर सब समझ आता है, फिर हम कुछ चीजें और समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। कुछ एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको, फिर हम चलते हैं। वैसे कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, डिमांड, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन ना पूछ ले जाते हैं। डिमांड बताइए मेरे को, डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है या एक स्टॉक कंसेप्ट है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने बहुत पढ़ते हो ना डिमांड और ये, है ना, तो बताइए फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है? डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। फ्लो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि डिमांड जो मेजर किया जाता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का देखा जाता है। आप डिमांड की डेफिनेशन देखो, 11th क्लास में डिमांड की डेफिनेशन में आपको पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ था, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस तरीके से वर्ड वहां पर यूज किए जाते हैं। आप देख लो, अगर आपके पास बुक तो पढ़ी होगी, है ना। तो डिमांड जो है ये एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि एक दिन की डिमांड या एक महीने की डिमांड कितनी आई है, इस तरीके से डिमांड को मेजर किया जाता है। और ऐसा नहीं कि डिमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं हो सकती है, लेकिन जनरली इकोनॉमिस्ट इन चीजों को बोलते हैं। कुछ चीजें ऐसी इकोनॉमिस्ट ने खासकर बोल दी हैं कि यार इनको अगर एक टाइम पीरियड के हिसाब से मेजर किया जाए तो बेटर है, इसीलिए उनको हम बोलते हैं। तो डिमांड जनरली जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हो गया, वो फ्लो हो गया। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो तुरंत हमें मेजर करनी ज्यादा बेटर रहती हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टॉक हो जाएंगे। बोलो, ऐसा ही अगर देखो ये फ्लो हो गया, आपको तो समझ आ गया। ऐसा ही मैं सप्लाई की बात करूं, अब सप्लाई देखो, सप्लाई भी क्या है आपका एक स्टॉक, सॉरी फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सप्लाई भी जो होती है वो एक दिन की, एक महीने की, एक वीक की, इस तरीके से मेजर की जाती है। आपने उसमें देखा होगा क्या, जो इसकी डेफिनेशन है सप्लाई की, उसमें देखो आपने टाइम पीरियड को लास्ट में लिखा हुआ है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस तरीके से आपने लास्ट में वर्ड लिखा होगा, क्योंकि सप्लाई जो होती है वो मेजर की जाती है एक टाइम पीरियड के लिए। तो सप्लाई आपका एक फ्लो कंसेप्ट हो गया। बोलो, आया आपको समझ? ठीक, एक और बात करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी अब आप आगे जाओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और आप पढ़ोगे ना, जैसे एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर पढ़ोगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे, तो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा ये स्टॉक कंसेप्ट है या ये फ्लो कंसेप्ट है। तो कुछ चीजें भी कुछ टर्मिनोलॉजी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीखेंगे आगे जा जाकर। जैसा अब डिमांड है, सप्लाई है, ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है, इसलिए इनको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। अब कुछ चीजें जो हैं वो आप एक्चुअल में भी फील नहीं कर पाओगे इनको, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे ये कंसेप्ट भी आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे तो मैं फिर जाकर वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम कुछ चीजें बेशक लिख लेते हैं, जैसे मनी सप्लाई, ये सारी चीजें क्या है वो बेशक हम थ्योरी में यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं इन कंसेप्ट को, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो एक आपके उसमें कंसेप्ट है, जब आप मनी बैंकिंग पढ़ोगे तो एक कंसेप्ट है मनी सप्लाई, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि ये फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है। तो वो वहां पर जाके समझे तो ज्यादा बेटर भी रहेगा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गई हैं चीजें तो, और कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखा दूंगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखो, ये आपके सामने डिफरेंस है जो आपने लिखना है, ध्यान से देखना। आप इसको ही लिख लो, स्टॉक और फ्लो में काफी है। अब ध्यान से देखो है क्या। देखो स्टॉक के बारे में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ टाइम में जिनको हम मेजर करते हैं स्टॉक होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम मेजर करते हैं उसको हम फ्लो बोलते हैं। एक थोड़ा सा आप अगर कोई लैंग्वेज लिखकर आ जाए, आपसे कोई सेंटेंस लिखकर आ जाए आपके सामने, तो आप थोड़ा सा और ध्यान देना। अगर किसी सेंटेंस में एज ऑन लिखा हुआ है या एज एट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2017, यानी उस दिन उस पॉइंट पर, ठीक है, इसका मतलब है उस पॉइंट पर कि पॉपुलेशन कितनी थी भारत की। तो इस टाइप का अगर आ जाता है एज ऑन या एज एट, तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं उस सेंटेंस से आप साफ साफ पहचान लेना वो स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी लैंग्वेज इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा कुछ पहचान आपको बता रहा हूँ मैं। और अगर देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अगर कोई चीज में ऐसा आता है जैसे पर डे, पर ईयर, पर आवर्स या ड्यूरिंग, इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। जैसे स्पीड होती है, अब स्पीड को हम ऐसे देखते हैं पर आवर करके देखते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 200 किलोमीटर। तो वहां पर हम टाइम को देख रहे हैं साथ साथ, 1 घंटे में 200 किलोमीटर, है ना, पर आवर हो गया, या पर डे इस तरीके से। तो अगर पर डे, पर आवर, पर ईयर इस तरीके से, या ड्यूरिंग हो गया, ठीक है, या फॉर द ईयर हो गया, इस तरीके से अगर आते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर इस तरीके से लिखा है, जैसे ड्यूरिंग लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2017 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वहां पर आप थोड़ा सा ये अगर इस तरीके से दिख जाए तो समझ जाना कि वो फ्लो का कंसेप्ट है। थोड़ा सा मैं आपको पहचान बता रहा हूँ सेंटेंस में, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन और मार्क्स के लिए भी हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए इन चीज़ों का भी, ठीक है। क्योंकि पर डे लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं वो। अच्छा, टाइम डायमेंशन, देखिए बेसिस में अगला देखते हैं हम टाइम डायमेंशन। मीनिंग हो गया टाइम डायमेंशन की। अगर हम बात करें तो देखिए फ्लो में ही टाइम डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन मतलब शुरू और एंड जिसका देखने को मिलता है वो टाइम डायमेंशन है। तो फ्लो वाले में टाइम डायमेंशन होता है, लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो इसका कोई टाइम डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, देखिए अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं उनको हम स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक कंसेप्ट। और कुछ कंसेप्ट को हम डायनेमिक कंसेप्ट बोलते हैं। स्टैटिक कंसेप्ट जनरली वो होते हैं जो मतलब फिक्स टाइप के होते हैं, और डायनेमिक कंसेप्ट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक है उसको स्टैटिक कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्टॉक कंसेप्ट को। और जो फ्लो है, फ्लो यानी चेंज टाइप का बहुत ज़्यादा चेंजेस एक तरीके से देखने को मिल रहा है, वो डायनेमिक कंसेप्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लो कंसेप्ट को हम डायनेमिक कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट को हम स्टैटिक कंसेप्ट भी बोल रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर हिंदी में, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्टॉक। देखिए कुछ चीज़ें तो साफ साफ आपको दिखती हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर उनको मेज़र करना ही चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन कुछ चीज़ों को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि एक पीरियड के हिसाब से मेज़र करना चाहिए। कुछ चीज़ों को खुद बोल देते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे मेज़र करना चाहिए। जैसे प्रॉफिट, मैंने आपको बोला था, प्रॉफिट देखते ही अब एक जनरल बात बोलूँ मैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट जो होता है जनरली एक पीरियड ऑफ टाइम का उसको कंसिडर करना ज़्यादा सही रहता है। लेकिन प्रॉफिट ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं हो सकता है, बट जनरली एक जनरल दुनिया की अगर हम बात करें, जनरली जो लोग करते हैं प्रॉफिट को, वो चला हुआ जो कंसेप्ट आ रहा है, प्रॉफिट को एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कंसेप्ट को इकोनॉमिस्ट स्टॉक रखते हैं, वो बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से उनको मेजर करना चाहिए, और कुछ को वो क्या करते हैं ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2017, यानी 31/3/2017 के दिन, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात हो जाएगी, वो उस दिन में एक पर्टिकुलर पॉइंट में बात हो जाएगी कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं ना आपसे, एक साल के अंदर भारत की पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक साल ले लिया यहां पर। या मैं ऐसे बोलता हूं एक दिन के अंदर भारत की पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ, तो वो आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं उस दिन भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है, पर डे की बात नहीं कर रहा मैं, उस दिन यानी उस पॉइंट की बात कर रहा हूं। वहां पर उस दिन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन कोई भी डेट जो भी है, जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके की जो स्टेटमेंट आ जाएंगी वो स्टॉक कंसेप्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2017 में कितने लोगों का जन्म हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली टाइम पीरियड दिख रहा है यहाँ पर आपको। कैपिटल में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, स्टॉक है। इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब क्या होते हैं, फ्लो कंसेप्ट होते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो होगा वो फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि आप मान लो इस तरीके से देखो इसको, आपने बैंक वालों को पैसा दिया, थोड़ा सा इस तरीके से देखो तो आपको समझ आ जाएगा। आप बैंक में जैसे डिपॉजिट करते हो, पैसा दिया, अब उस पैसे से बैंक क्या करेगा, आपको 3 महीने 4 महीने का इंटरेस्ट देता है। क्या हर रोज का इंटरेस्ट देता है क्या आपको, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का इंटरेस्ट देगा क्या, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का इंटरेस्ट गिनता रहता है क्या, वो नहीं। वो आपको 3 महीने का 4 महीने का एक टाइम पीरियड के हिसाब से आपको क्या करेगा, वो इंटरेस्ट देगा। यानी वो मेजर करेगा 3 महीने का कितना बना, 4 महीने का कितना बना, 1 साल का कितना बना, इस तरीके से देखते हैं। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का कितना बना। तो जनरली इसको जो मेजर किया जाता है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट को हम एक टाइम पीरियड के हिसाब से करते हैं, वैसे इनको करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो होती है ना, ये जनरलाइजेशन है, यानी जनरली जो होता है वो है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जनरली जो होता है, एक्सेप्शन हो सकती है चीजों की, मतलब अगर कंडीशन डाल दी जाए फिर एक्सेप्शन है। अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट आज अभी इसी पॉइंट पर, आपसे अगर देखो एग्जामिनर पूछता है कि प्रॉफिट क्या है, फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक है, तो आप साफ साफ बोलोगे जो जनरली होता है, तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट जो है वो एक फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन आपसे साफ साफ ऐसे पूछ लिया कि प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पॉइंट का क्या है, अब इन्होंने साफ क्लियर कर दिया आपको। अब ये जनरल बात तो हुई नहीं, एक एक्सेप्शन टाइप की हो गई, और जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रॉफिट होगा, अभी जो प्रॉफिट आया है वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जनरल चीजें, जब कुछ नहीं बोला गया, एग्जैक्ट नहीं बोला गया, तो जनरली जो चीजें चल रही होती हैं उनको हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं। बाकी नेशनल वेल्थ मैं आपको बता चुका हूं, भारत के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, हर एक चीज, भारत की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो सारा नेशनल वेल्थ का पार्ट हो जाएगा। बात करें, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इधर कोई। देखिए एक और चीज देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बता दिया था जीडीपी, यानी जीडीपी जो होती है एक दिन की कंसिडर होती है, एक साल का देखा जाता है जीडीपी, है ना। ये आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, जीडीपी हम पढ़े जाते हैं, प्रोडक्शन एक साल की कितनी हुई है वो जीडीपी हो गई। इसीलिए प्रोडक्शन, जीडीपी की बात हो रही है तो प्रोडक्शन भी आपका किसका पार्ट हो जाएगा, फ्लो का। क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं होता, वो साल भर का देखा जाता है। और जो प्रोडक्शन साल भर का देखा जाता है उसी को हम जीडीपी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो। अच्छा, उसके बाद मैंने देखो कुछ पे टिक लगा रखे, ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो बाद में जिनको समझाया जाएगा आगे, जिनके ऊपर पूरी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, सिर्फ आप इनको देख लो, लिख लो, कहने का मतलब ये है। लेकिन जब इनकी बात आएगी, ये टॉपिक जब आएगा, तब मैं आपको वहां पर दोबारा बताऊंगा कि स्टॉक और फ्लो क्या है क्या नहीं है। चाहे मनी सप्लाई का, जब मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर है उसमें मनी सप्लाई की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो वहां पर मैं बताऊंगा क्यों ये स्टॉक है, क्यों चेंज इन मनी सप्लाई आपका फ्लो है। तो अभी फिलहाल आप लिख लो इन चीजों को, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है, इसको पूरा लिख लेना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। जब ये कंसेप्ट आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा ये, ठीक है। फिर जब हम ना सारा सिलेबस कर लेते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं, तो बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं वो हमें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी मैं बोल भी दूंगा तो हो सकता है आप कुछ चीजों को रट लो, ऐसा होगा तो मजा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, अभी आप थोड़ा जब नोट्स बना रहे हो तो कुछ चीजों को आप लिख लो, ठीक है। बाद में जैसे कि आप आगे पढ़ के वापस आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो ध्यान से, मनी सप्लाई हो गया, चलो ठीक है, लिख लो बस। वाटर इन टैंक, अगर मैं बोलता हूं, ये देखो वाटर इन टैंक क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि जाइए जरा छत में जाकर देखो कितना लीटर पानी है टैंक में, तो आप फट से गए और देखा 700 लीटर है, आप लेकर बताकर आ गए मेरे को। तो वो क्या हुआ, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हो उसको कि यार तुरंत कितना था, 700 लीटर। तो इसको मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसीलिए वो स्टॉक कंसेप्ट हो गया। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं कि चेंज कितना हुआ, पहले कितना था 1000,
अब कितना हो गया 700। तो चेंज अगर पूछा जाए आपसे अगर, तो कितने का हो गया 300 का चेंज हो गया। 1000 का था, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया पहले कितना था, तो आपने बोला 1000 का, फिर मैंने बोला आप कितने का हो गया 700 का, तो मैंने आपसे साफ साफ पूछा कि चेंज कितने का हुआ, आपने बोला 300 का। तो ये जो 300 का जो चेंज आया है टैंक में पानी का, वो क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो यानी टैंक में जो पानी है वो तो स्टॉक हो गया, लेकिन उसका जो बह रहा है पानी वो फ्लो हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। बाकी देखो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है। ठीक है, जनरली ये चीजें फिक्स टाइप की होती हैं। और इधर देखो, इधर तो ऐसा कुछ है नहीं। एक्सपेंडिचर देखो खर्चा, चाहे वैसे तो खर्चा एक पर्टिकुलर पॉइंट का भी हो सकता है, बट जनरली इसको, फिर बात मैं कर रहा हूं जनरली इसको एक साल का, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं बात करता हूं, तो ये भी एक हमारा वेरिएबल होता है। जैसे प्रोडक्शन होता है, एक साल का हम देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, या 6 महीने का कितना प्रोडक्शन हुआ। ऐसा ही आपको एक्सपेंडिचर भी देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक साल का कितना खर्चा हुआ, या एक साल का या 6 महीने का कितना खर्चा हुआ। तो एक्सपेंडिचर जो होता है जनरली इसको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से मेजर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप करते हो, आपको साफ साफ क्लियर दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना खर्चा हुआ, तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो स्टॉक बन जाएगा। बट अगर कुछ नहीं लिखा तो हमें हमेशा जनरल बात करनी पड़ती है, और जनरली इकोनॉमिस्ट एक्सपेंडिचर को एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद भी रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि वो थ्योरी टाइप का है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट आपका एक स्टॉक कंसेप्ट है। डिपॉजिट का मतलब यह है कि आपके बैंक में अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया कि अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा देखें कि पहले कितना था अब कितना हुआ, तो वो जो चेंज है उसको अगर हम पूछते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो तो आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि अभी डिपॉजिट कितनी पड़ी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आया आप लोगों को?